हेलो, नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया के लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर। उसका ओवरव्यू ओवरऑल लेंगे हम और साथ में उसका फ्यूचर आउटलुक भी देखेंगे। तो आज के अगर हम टाइम में देखें तो करंट सिनेरियो में इनका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 13 टू 14% है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितना इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ इस पूरे साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में। और लॉजिस्टिक सेक्टर में एक चीज जो देखी गई है इंडिया के केस में, वो ये है कि रोड ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा है। आज के टाइम अगर हम 50 to 60 इयर्स पहले का टाइम देखें तो रेलवे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया करता था ट्रांसपोर्टेशन में। वो उसकी वैल्यू जो है वो ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स बहुत घट गई और वो रोड ट्रांसपोर्ट पे बहुत ज्यादा उस पे फोकस करने लगी। और इसका कारण है कि इंडिया में रोड कंस्ट्रक्शन बहुत हुआ, रोड नेटवर्क बहुत फैला। चाहे आप रूरल रोड्स ले लो, नेशनल हाईवे ले लो, एक्सप्रेस वे ले लो, स्टेट हाईवे ले लो, डिस्ट्रिक्ट रोड्स ले लो। ये उस चक्कर में बहुत रोड ऐसा एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बना जो लॉजिस्टिक सेक्टर में बहुत डोमिनेट कर रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि अब कुछ टाइम से रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ इम्प्रूवमेंट्स आई जिसके कारण अब थोड़ा सा रेल ट्रांसपोर्टेशन का शेयर लॉजिस्टिक्स में बढ़ने लगा है। और इसका मेन कारण है ई कॉमर्स का और मैन्युफैक्चरिंग का। क्योंकि अगर हम देखें जिस हिसाब से कंजम्पशन बढ़ रही है इंडिया में एज ऑफ नाउ, चाहे वह स्पेशली जो ई कॉमर्स से है, तो उसमें तो काफी जो है वो कंजम्पशन जो है वो चला रही है लॉजिस्टिक सेक्टर को ई कॉमर्स सेक्टर के कंटेक्स्ट में, अपार्ट फ्रॉम जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंट्री में हो रही है। तो करंट कंपोनेंट्स जो है वो हमें जैसे कि रोड्स हैं, रेलवेज हैं, पोर्ट एंड शिपिंग है, एयर कार्गो है, फिर साथ में वेयर हाउसिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। रोडवेज में तो हम जैसे कि हमने अभी पहले डिस्कस किया कि रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू काफी होती हैं लॉजिस्टिक्स में। रेलवे जैसे हमने बात किया कि उसका एक सोल्यूशन जो गवर्नमेंट ने निकाला आज से काफी टाइम पहले, वो ये था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसका पर्पस है कि दो एज ऑफ नाउ कॉरिडोर जो है वो एक ईस्ट में और एक वेस्ट की तरफ जो है इंडिया के, वो उससे कनेक्टेड है। वो पोर्ट से उसको कनेक्ट किया गया है। और उसके थ्रू काफी सारा जो गुड्स का ट्रेन जो जाता है उस रीजन में, वो बहुत सारा शिफ्ट किया गया करंट एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक्स पे, ताकि थोड़ा सा डीकंजेस्ट हो, उनका ट्रांसपोर्टेशन तेजी से हो और जल्दी से जल्दी पहुंचे। उस पॉइंट से रेलवेज ने किया। अब जो सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट 3 या 4 और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाने का प्लान करी, यानी डेडिकेटेड रेलवे ट्रैक्स बनाने का काम करी ताकि जल्दी से जल्दी पहुंचे। ये कहा जाता था कि एक टाइम था कि अगर इन रीजन्स में जब तक नहीं बने थे रेल कॉरिडोर्स डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के, तो 14 डेज लगते थे। जो आप कहते हैं कि अब ये घट के 14 आवर्स के आसपास आ गए हैं, ऐसा जो स्टडी कहती है। हो सकता है इससे काफी फर्क पड़ा है, डेफिनेटली फर्क तो पड़ा ही है। और फिर पोर्ट एंड शिपिंग, काफी जगह इंडिया में हमने देखा है कि लगभग 12 मेजर पोर्ट्स हैं और कोई 100 या 200 माइनर पोर्ट्स हैं, छोटे छोटे पोर्ट्स हैं। तो उनकी में काफी स्पेंडिंग गवर्नमेंट ने की है ताकि वो और ज्यादा प्रोडक्ट्स को हैंडल कर सके और ज्यादा माल ढुलाई में हैंडलिंग कैपेसिटी इनकी बढ़ जाए। एयर कार्गो जैसे कि हमने देखा कि बहुत से एयर कार्गो भी चलते हैं, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, चाहे आप डीएचएल ले लो, फेडेक्स ले लो, वो स्पेशली जो एयर कार्गो और एयर ट्रांसपोर्टेशन करती ही करती है, चाहे आप इंडिया में लो या वर्ल्ड में कहीं ना कहीं चल रहा है जहां एयर कार्गो का। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि बहुत जगह एयरपोर्ट्स बने हैं। काफी जगह हमने देखा है, कई जगह ऑपरेशनल है, कई जगह पे उससे एयर कार्गो का और कनेक्टिविटी और प्रेजेंस और बढ़ता चला जाता है पूरे कंट्री में। एंड वेयर हाउसिंग तो डेफिनेटली है, क्योंकि अगर कहीं आपको अपना सामान स्टोर करना है तो वेयर हाउसिंग तो चाहिए ही चाहिए, ऐसे कहीं कहीं किधर भी स्टोर नहीं करता है। गवर्नमेंट ने बहुत इनिशिएटिव्स लिए लॉजिस्टिक सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि पीएम गति शक्ति योजना है। उसका एम ये था कि प्लानिंग जो है उसमें टाइम कम लगे और इम्प्लीमेंटेशन पे ज्यादा फोकस हो। उसके लिए बहुत सारा
डिजिटाइजेशन किया गया लैंड रिकॉर्ड्स का, प्रॉपर्टी का, ताकि गवर्नमेंट के पास रियल टाइम डेटा हो, वो देख सके कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है लॉजिस्टिक्स में, या चाहे अगर कुछ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है जैसे कि वेयर हाउस है या कोई लॉजिस्टिक्स हब सेटअप करना है, तो उस पॉइंट से वो गवर्नमेंट देखती है कि कहाँ पे किया जा सकता है ताकि प्लानिंग प्रॉपर हो, ऐसा ना हो कि कल को वहां कोई डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट या लैंड डिस्प्यूट शुरू हो जाए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है। फिर नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लाई गई ताकि लॉजिस्टिक्स सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा बूस्ट मिले और सामान जो है वो जल्दी से जल्दी पहुंचे। उस पर्पज से नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लाई गई थी। फिर है फ्रेट कॉरिडोर, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि फ्रेट कॉरिडोर का पर्पज ही यही था कि बहुत सारा पैसेंजर ट्रेन जो है और जो गुड्स ट्रेन है वो एक ही रेल ट्रैक्स पे चल रही थी, उनको सेग्रीगेट करने का पर्पज था, यानी सेपरेट करने का पर्पज था। जिससे क्या होता है कि जो कई जगह पर ट्रेन जो है गुड्स ट्रेन जहाँ पे 25 किलोमीटर पर आवर पे चल रही थी, वो कई जगह पे 75 टू इवन 100 किलोमीटर पर आवर पे चल पड़ी है। तो आप सोच सकते हैं, यू कैन इमेजिन कितना इससे ट्रांसपोर्टेशन टाइम जो है वो कम हो जाता है, जो कि बहुत जरूरी है कोई भी कंट्री में अगर प्रोग्रेस चाहिए। एंड और भी बनाए जा रहे हैं, लेट्स होप कितनी जल्दी वो बनते हैं। इस पे स्टडीज जो चल ही रही हैं, होपफुली इस पे काम जल्द से जल्द शुरू हो। और फिर भारत माला प्रोजेक्ट, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 2017 में यानी 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका एक पर्पस था कि जो नेशनल हाईवेज बन रहे हैं वो एज ऑफ नाउ 40% ट्रैफिक को हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि ये नेशनल हाईवेज का साइज जो है पूरे कंट्री का सिर्फ 2% रिप्रेजेंटेशन है पूरे रोड नेटवर्क में। जो लोग नहीं जानते, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, इंडिया हैज द वर्ल्ड्स सेकंड बिगेस्ट रोड नेटवर्क आफ्टर अमेरिका। हाँ, बहुत जगह अभी काम बाकी है और भी जगह बन रहा है, तो हम और देखेंगे कहाँ कहाँ ये कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। एज ऑफ नाउ भारतमाला प्रोजेक्ट का ये पर्पस था कि रोड नेटवर्क में हाईवेज का नेटवर्क ज्यादा से ज्यादा बढ़े, एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क ज्यादा से ज्यादा बढ़े। एज ऑफ नाउ जो कहा जाता है कि फेज वन इसका जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो फेज टू जो है वो कुछ जगह में प्लानिंग स्टेज में है, कुछ जगह चेंजेस किए जा रहे हैं। एंड लेट्स होप फेज टू का जो काम है वो जल्द से जल्द शुरू हो। एंड हम सागरमाला प्रोजेक्ट जो है उसका एम था कि ये 2015 में स्टार्ट किया गया। इसका एम था कि जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफी उसकी कैपेसिटी बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा सामान को हैंडल करना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एट द सेम टाइम उस पे जो काम चलता है, जो टर्न अराउंड टाइम होता है, यानी जो प्रोसेस लगता है, जो कई कई केसेस में पहले 4 दिन या 5 दिन भी लगते थे, उसको लेस देन 2 डेज पे लाया गया एज ऑफ नाउ। अगर हम नंबर ऑफ आवर्स के पॉइंट से देखें तो एक्सपेक्टेड है कि अभी इसमें और कटौती होगी, जैसे जैसे और टर्न अराउंड टाइम में और कमी आएगी, जैसे जैसे और ये सागरमाला का इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्ड होगा, जिसका पर्पज है कि पोर्ट मॉडर्नाइजेशन करो, छोटे पोर्ट्स को अच्छा बड़े पोर्ट्स के फॉर्म में बनाओ, साथ में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाओ ताकि कोई बड़ी शिप जो आती है वो फिर उसको अनलोड करके छोटी और या मीडियम साइज शिप्स को लोड कर सकती है और वो हैंडल करने की कैपेसिटी हो। तो एज ऑफ नाउ विजिंजम जैसा एक जगह है केरला में, उसमें वो इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट आया है। कहते हैं कि इसके आने से $200 मिलियन की सेविंग होगी, क्योंकि अब तक क्या था कि ट्रांसशिपमेंट के लिए श्रीलंका और सिंगापुर जैसी जगह पे इंडिया को डिपेंडेंट रहना पड़ता था, तो वो डिपेंडेंट नहीं रहना होगा उसके लिए, विच इज अ गुड थिंग। और साथ ही साथ 12 नए पोर्ट्स को और मॉडर्नाइज किया जाए। जो सबसे बड़ा है वो JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, जो मुंबई में है। उसके अलावा और जितने भी पोर्ट्स हैं, छोटे पोर्ट्स हैं, उनको बड़े साइज बनाने का काम चल रहा है। उसके अलावा सागरमाला में फोकस कनेक्टिविटी भी है, रोड और रेल से उसको डायरेक्ट कनेक्टिविटी की जा रही है, बहुत जगह पे काम चल रहा है। तो 5 to 6 लाख करोड़ का कहते हैं कि इतना हो रहा है, और कई जगह हो चुका है, कुछ जगह भी काम बाकी है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश में है गवर्नमेंट। इसका जो कहते हैं कि जो टारगेट है एंड कंप्लीशन का टारगेट वो 2035 का है। तो लेट्स सी कितना हुआ है। आई होप जल्द से जल्द हो। वैसे तो बहुत जगह काम ये लोग कर चुके हैं, अभी और बाकी है। चैलेंजेस भी हैं, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सब कुछ
ग्रेट है, परफेक्ट है। चैलेंजेस तो है ही हैं, जैसे कि हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है। पहले तो 12 से 13% कुछ कहते 14% भी जाता था, तो वो घट के ऑल्दो नाउ 8 to 9% है, बट इट इज स्टिल फार हायर अगर हम कंपेयर करें अमेरिका, जापान से, चाइना से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में। तो मुझे लग रहा है उसमें हो जाएगा, लेट्स सी। और जितना इस पे हम काम करेंगे, जितना कनेक्टिविटी रिलेटेड वर्क है जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, वो एटलीस्ट होपफुली एड्रेस हो। फ्रैगमेंटेड भी है क्योंकि आज भी लॉजिस्टिक सेक्टर जो है वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है। कहते हैं कि आज भी 70 to 80% सेक्टर जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, लॉजिस्टिक सेक्टर। स्पेशली लोकल ट्रांसपोर्टर्स जो है वो इसका काफी फायदा उठाते हैं ऐसे केस में। लेकिन जैसे कि सरकार लेकर आई गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उससे कुछ हद तक ये सेक्टर को ऑर्गेनाइज किया गया। कुछ हद तक इसका फायदा ये हुआ है कि जो लोकल ट्रांसपोर्टर्स है, जो अनऑर्गेनाइज्ड है ये सेक्टर, वो कुछ हद तक ऑर्गेनाइज होने लगा है। ऑल्दो अभी भी इसमें बहुत काम बाकी है, बट लेट्स सी आगे कितना जल्दी ये लोग करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप जैसे कि हमने बात की, आज भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करने की बहुत रिक्वायरमेंट है। कि आज भी कई जगह कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, कि कई जगह पर अगर पहुंच जहां सामान आपका सपोज 10 आवर्स में पहुंचना है, वहां पे आपको एक दिन लग रहा है पहुंचाने में। तो ये भी कुछ चैलेंजेस हैं जो एड्रेस करना चाहिए। उसी के लिए फिर ये भारतमाला एंड सागरमाला जैसे इनिशिएटिव्स लाए गए, ताकि कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स को कम से कम किया जाए, और ताकि जल्द से जल्द सामान पहुंचे। एंड रेगुलेटरी इनएफिशिएंसीज भी है, कुछ हद तक पेपर वर्क भी है। ऑल्दो जीएसटी के लाने से ये प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हुई है, कि कई जगह आपको टोल नाका पे आपको बहुत पेपर वर्क दिखाना पड़ता था, तो कई बार टाइम और लग जाता था। तो वो इश्यूज को भी कुछ हद तक जीएसटी ने एड्रेस तो करा है, बट लेट्स सी होपफुली जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है वो इसको एड्रेस करे, ऐसे इश्यूज को, ताकि हम भी बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम से कम हो। अगर हम फ्यूचर ट्रेंड्स देखें तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा ऐसे में, क्योंकि जिस हिसाब से कंट्री में, भारत में जो डिजिटाइजेशन हुआ, जो हमने देखा कि बहुत जगह इंटरनेट की सर्विसेज सुधरी हैं, इम्प्रूव हुई इंटरनेट स्पीड की जगह पे, और अभी भी बहुत जगह काम चल रहा है उसके लिए। तो होपफुली इसके थ्रू, स्पेशली एआई के थ्रू, बहुत सी जो प्रॉब्लम्स कहीं आती हैं, चाहे आपका डिलीवरी हो या ऑपरेशंस रिलेटेड हो, तो उसको एड्रेस कर सके। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कुछ हद तक है कि रोबोटिक्स है जो आपके चलते हैं थ्रू योर ब्लूटूथ, उसके थ्रू चीज़ों को ऑटोमेट किया जा सकता है ताकि कम से कम टाइम लगे। इसके यूज केस बहुत है ऐसे में लॉजिस्टिक सेक्टर में, ताकि रियल टाइम प्लानिंग हो सके। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स है, वो एक ऐसी चीज है जिसपे बहुत काम करना बाकी है। आज भी बहुत जगह कनेक्टिविटी थोड़ी सी इशू है, आज भी बहुत जगह वेयर हाउसिंग पे काम अभी बाकी है। तो लेट्स होप ताकि एक ही जगह पे सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कनेक्टेड हो, एक ही लॉजिस्टिक्स हब के, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो, थोड़ा कन्वीनियंस बढ़ जाए उस सेंस में, ताकि कॉस्ट को और नीचे लेके आ सके। फिर है ग्रीन लॉजिस्टिक्स, ईवीज। वैसे तो चाइना जैसे देश में एक चीज ये भी देखी गई है कि इलेक्ट्रिक ट्रक्स की बातें चल रही हैं, इंडिया में भी चल रही है, पर चाइना में तो ये है कि इलेक्ट्रिक ट्रक्स कई जगह रोल आउट किए गए हैं बड़े स्केल पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सके। हाँ, इंडिया में भी है कुछ छोटे और मीडियम ट्रक्स में तो देखा गया है, इंक्लूडिंग जो थ्री व्हीलर है, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर है, वो भी कुछ हद तक यूज में आते हैं। उस पॉइंट से देखा जा रहा है। और साथ में ये भी देखा जा रहा है कि इससे पोल्यूशन को फर्दर कट डाउन करने के लिए ईवीज का इंडक्शन ज्यादा से ज्यादा किया जाए, यानी ज्यादा से ज्यादा इनको खरीदा जाए। एटलीस्ट अगर हम देखें आज की टेक्नोलॉजी जो है ईवीज की, उनमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि रेंज जो है वो बहुत कम है। तो कोशिश चल रही है, वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट भी काम कर रहे हैं, कई कंपनीज जो है वो इस पे काम करें कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेंज पे चले, ताकि चार्जिंग का जो स्ट्रेस है कि कहीं खत्म ना हो जाए, चार्जिंग पॉइंट ना मिले, तो वो प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए। तो लेट्स होप आगे, वैसे तो कंपनीज कर रही हैं, गाड़ियां खरीद रही हैं ऐसी,
छोटे और मीडियम साइज के इलेक्ट्रिक ट्रक्स। लेट्स सी आगे, ये वैसे तो इसका फ्यूचर है ही है। आगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मैच्योर होगी, वी शुड एक्सपेक्ट कि ज्यादा से ज्यादा इसका खरीदा जाएगा। फिर ड्रोन डिलीवरीज है। अगर हम देखें ड्रोन डिलीवरीज के केस में, चाहे आप ये क्विक कॉमर्स है, वो कुछ जगह पे इंडिया के कुछ एरियाज में मेडिसिन की भी डिलीवरी जो है वो ड्रोन्स के थ्रू की जा रही है, ताकि जो दुर्गम इलाके हैं जहां गाड़ी नहीं जा सकती या कोई व्हीकल लेकर जाना पॉसिबल नहीं है, वहां ड्रोन्स बहुत काम आ सकते हैं। तो ये यूज केस भी है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड भी बाहर है, जो ड्रोन डिलीवरीज को सीरियसली कंसिडर कर रही हैं। एज फार एज अमेरिका में भी एक चीज देखी गई कि आज की वहां पे कुछ जगह पे डिलीवरीज जो है वो ऑटोमेटिक कार्स, छोटी गाड़ियां जो हैं, जो कि एक तरह की लगती हैं जैसे ट्रॉली टाइप हो, छोटी ट्रॉली शेप में हो, लाइक सम सॉर्ट ऑफ शेप एज लाइक ट्राईसाइकिल की तरह, जो छोटे बच्चों की होती है वैसी शेप में, वैसी साइज में व्हीकल्स चलती हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन भी करती हैं, स्पेशली जो शॉर्ट डिस्टेंसेस के पर्पज से हैं। वो भी एक चीज है जो हो सकता है कभी फ्यूचर में लॉजिस्टिक्स कंपनियां जो हैं वो इसको भी कंसिडर करें इंडिया में। अगर मार्केट आउटलुक देखें तो इंडिया में ये है कि लॉजिस्टिक सेक्टर जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो 2030 तक 350 टू 400 बिलियन डॉलर्स को टच करे। और अभी तो इसमें और स्कोप है। मुझे जो जहां तक लगता है इट्स प्रोबेबली बहुत एक एक तरह से कह सकते हैं कि ये कंजर्वेटिव है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विसेज और बढ़ेंगी, जिस हिसाब से अब चीजों की अब जो कंजम्पशन है वो बढ़ रही है, और जिस तरह डिमांड भी कुछ हद तक लॉजिस्टिक सेक्टर पर डिपेंड करती है, तो चाहे आपके इंडस्ट्रियल आइटम्स भी क्यों ना हो, जो फैक्ट्रीज मशीन सेटअप की जाती हैं, लाइक मशीन सेटअप होती हैं जो फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए चाहिए होती हैं। एंड अगर हम कुछ टाइम से देखें तो लॉजिस्टिक्स में इंडिया में कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट हुई है, बट वही एट द एंड ऑफ द डे यही है, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी और इम्प्रूवमेंट देखी जाएगी इसमें। और कुल मिला के यही है कि इंडिया जो है वो ओवरऑल डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, वो उसी सही डायरेक्शन की तरफ लॉजिस्टिक सेक्टर में जा रहा है। हम देख रहे हैं कि ये सारे जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इनके थ्रू एफिशिएंसी बढ़ेगी, टेक ड्रिवन, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि डिजिटाइजेशन कैसे हेल्प कर सकता है इसको फर्दर टेक ड्रिवन बनाने में, एंड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को और सुदृढ़ करने के लिए उस पॉइंट से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।